suffering from either a minor or serious illness or injury, with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening, or to promote the recovery. अगर इसे हम एक नॉर्मल भाषा में कहें तो फर्स्ट एड इज़ हाउ टू हेल्प एनी इंजर्ड पर्सन बिफोर कमिंग ऑफ एम्बुलेंस और डॉक्टर. मतलब सब जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं कि एट ए टाइम कभी कोई भी कंडीशन लाइफ में किसी के साथ भी आए तो एम्बुलेंस आने से पहले या किसी डॉक्टर के आने से पहले हमें उसे कब तक प्रिजर्व करके रखना है, कब तक बचा के रखना है उस इंसान को, उस चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है, चाहे वो जान से बचाने के लिए चोट लग जाना, गिर जाना एट्सेट्रा. तो it includes initial intervention in a serious condition prior to a professional medical help being available, such as performing CPR. CPR is cardiopulmonary resuscitation, जो हम आपने कभी फिल्मों में देखा होगा या किसी सीरियल में देखा होगा कि दोनों हाथों से चेस्ट को प्रेस करते हैं, तो उसे CPR कहा जाता है. While waiting for an ambulance, as well as the complete treatment of minor conditions such as applying a plaster to a cut. First aid is generally performed by someone with basic medical training. इसके लिए कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ एक मेजर्स हैं जिनके थ्रू हमने ये चीज़ करनी होती है. लाइक सबसे पहले है सेफ्टी. अब सेफ्टी के अंदर पर्सनल सेफ्टी भी आती है, मतलब हमें अपनी भी, अगर हम एज अ फर्स्ट एड किसी को दे रहे हैं तो हमने अपनी पर्सनल सेफ्टी भी देखनी है, लाइक ग्लव्स डाल के या कोई कपड़ा बांध के हम पे कोई उस चीज़ का इफ़ेक्ट ना आए, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आए हमारी बॉडी पे, या वो चीज़ देखनी है. और फिर हमने देखनी है जो घायल हुआ है पर्सन, जो इंजर्ड हुआ है पर्सन, उस पर्सन के लिए हमने क्या चीज़ उसकी सेफ्टी देखनी है हमने. फिर थर्ड सेफ्टी देखनी है क्राउड की, मतलब जो आसपास लोग जमा हैं उन लोगों की सेफ्टी भी देखनी है साथ साथ. कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. जैसे सपोज़ कोई एक्सीडेंट हुआ रोड के ऊपर, तो हम पहले उसको साइड पे लेकर जाएंगे ताकि क्राउड की भी सेफ्टी हो, घायल की भी सेफ्टी हो, किसी को परेशानी भी ना आए. तो पहले हम उस इंजर्ड पर्सन को, उस घायल आदमी इंसान को हम साइड पे रोड के राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे, फिर उसको हम फर्स्ट एड देना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट तो आता है सेफ्टी इसमें. सेकंड आता है डेंजर, मतलब ऐसी जगह ना जाओ, नहीं जाना चाहिए फर्स्ट एड देने के लिए भी जहाँ पर आपको लगता है कि आपको भी डेंजर है या किसी को भी डेंजर है. सबको रोकना भी चाहिए और खुद भी नहीं जाना चाहिए. सपोज़ कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर हमें लगता है कि हम वहाँ उस इंसान को कार के अंदर से नहीं निकाल सकते और पेट्रोल या कोई भी और सीरियस प्रॉब्लम आने के चांस लग रहे हैं, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. 911 पे 112 पे डायरेक्ट कॉल करना चाहिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए. और अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड देते टाइम पे पहले तो ये देखना है कि कंसेंट लेना है कि जो अगर घायल पर्सन है वो अगर कंसेंट देने के भाई मैं आप पे जो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आपको बचाने की कोशिश कर सकता हूँ. अगर कोई ऐसी हालत में नहीं है तो फिर हमें, अगर उसका कोई रिलेटिव है तो उस रिलेटिव से हमें कंसेंट लेना चाहिए कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है. अगर मैं इसको हॉस्पिटल आने तक, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट एड का पता है, मैं तब तक आने तक की बचाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये हॉस्पिटल आराम से पहुँच जाए.
और इनका इलाज हो सके। अगर रिलेटिव भी नहीं है तो फिर आप आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं जस्ट एक सेकंड के लिए कि भाई मुझे फर्स्ट एड आता है, आप सब में से किसी को आता है तो आप साथ आ जाइए, वरना मैं ट्राई करूं उस इंसान की जान बचाने की, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक। तो उसमें इस चीज़ के ना फर्स्ट एड के कुछ एम्स भी हैं, मतलब हमें फर्स्ट एड क्यों करनी चाहिए। द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू प्रिवेंट डेथ or serious injury from worsening. The key aims of first aid, there are 3 P's. P for parrot वाला 3 P's हैं aims में। पहला, preserve life. The overriding aim of all medical care, which includes first aid, is to save lives and minimize the threat of death. First aid done correctly should help reduce the patient's level of pain and calm them down during the evaluation and treatment process. मतलब सबसे पहला काम हमारा जो 3 P's में है वो है प्रिजर्व लाइफ। हमें सबसे पहले उसको काम डाउन करना है, उसको थोड़ा सा पेन से रिलीफ देने की कोशिश करनी है। देन द सेकेंड इज प्रिवेंट फर्दर हार्म। It means prevention of further harm includes addressing both external factors such as moving a patient away from any cause of harm, जैसे कि अभी हमने बात की थी, मैंने आपको एक्सीडेंट का एक एग्जांपल दिया था, and applying first aid techniques to prevent worsening of the condition such as applying pressure to stop a bleed becoming dangerous. Then the third P is promote recovery. First aid also involves trying to start the recovery process from the illness or injury, and in some cases might involve completing a treatment, such as in the case of applying a plaster to a small wound. मतलब हमें ये चीज़ का भी थर्ड पी में ध्यान देना है कि जो हम उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं उससे थोड़ा सा अगर रिकवरी भी हो सके, मतलब हमें सिर्फ ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग ही स्टॉप नहीं करनी, कोशिश करनी कि ब्लीडिंग रुक कर उसको पेन में या बाकी चीज़ों में भी थोड़ा सा रिकवरी फील हो, ताकि वो थोड़ा सा और लंबा टाइम, हॉस्पिटल अगर दूर है तो थोड़ा सा इजीली पहुंच सकता है। So it is important to note that first aid is not medical treatment and cannot be compared with what a trained medical professional provides. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम पहले तो एक इंसान की गर्दन को ऊपर करेंगे जिससे उसका एयर पैसेज ठीक हो। उसके लिए हम जैसे अगर कोई इंसान ऐसे लेटा हुआ, उसका फेस इस साइड पे है, तो हम पहले अपना जो ईयर है, कान है जो अपना, वो उसके माउथ के पास में लेके जाएंगे, उसकी सांस देखेंगे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। उसके बाद में उसकी हार्ट बीट देखेंगे कि हार्ट बीट स्लो है कि नॉर्मल चल रही है। उसकी चेस्ट ऊपर नीचे, क्योंकि वो सांस लेगा तो हम भी सांस लेते तो हमारी चेस्ट ऊपर नीचे होती है, तो ऐसे ही ये चीज़ हमने फील करना है साथ साथ कि क्या उसकी चेस्ट भी ऊपर नीचे हो रही है सांस के साथ और या फिर हार्ट बीट के साथ में। इसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है, वो कपड़ा लेके उसके माउथ के अंदर से उसके माउथ को क्लीन करना है। मतलब जैसे उसकी कोई लार हो गया या कोई माउथ में फूड पार्टिकल हो गया, उसके बाद में उसके फिर दोबारा से उसके अपना कान से यूं लगा के ऐसे उसके ईयर माउथ के पास में फिर उसका एयरवे देखना है, उसकी सांस देखनी है, ब्रीथ देखनी है।
और कोशिश करें अगर कोई ग्लव्स मिल सकें, कोई ग्लव्स हो आपके पास, या हाथ पे कोई कपड़ा वगैरह बांध लें, क्योंकि एट ए टाइम किसी कंडीशन में भी आपको कोई सामान आपके पर्सनल उसको सेफ्टी को देखते हुए और घायल की भी सेफ्टी को देखते हुए ये थोड़ा ध्यान रखना है। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर जो मैंने आपको बताया भी था, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसमें क्या होता है कि राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड होना चाहिए, और फिर ये जो पोर्शन है अपना, ये पाम का, हाथों के नीचे का जो रिस्ट और पाम को जो चीज़ जोड़ती है, ये मसल वाला एरिया, बोन वाला एरिया, इसके थ्रू हमने प्रेशर देना है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट या कुछ भी आता है तो थोड़े से चांसेस इससे हो जाते हैं कि थोड़ा सा उसका वो कार्डियक अरेस्ट या पैनिक अटैक वो चीज़ रुक जाए और हार्ट का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए या कुछ हद तक नॉर्मल हो जाए। तो ये इसे कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ये जो हमारी जो बीच की ये जो बोन होती है यहाँ पर दोनों, मतलब लंग्स के बीच में, दोनों चेस्ट के बीच में, यहाँ पर हमने प्रेशर यूँ इस हाथ का देना है, लेफ्ट हैंड ऊपर से एक कॉमन वो देके प्रेशर कोशिश करें। अगर नॉर्मल सेम लेवल का प्रेशर रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। सेम लेवल का प्रेशर रख के और 100 to 120 टाइम्स ये चीज़ हमने प्रेशर देना है, 100 से 120 बार। और कोशिश करें 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब अपना हाथ, आपका हैंड जो है वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर राइट हैंड से हमने ऐसे प्रेशर देना है। तो प्रेशर नीचे से ऊपर की साइड हो तो आमतौर पे अच्छे से अगर हम प्रेशराइजेशन नॉर्मल लेवल पे देंगे तो इससे मरीज़ को होश आ जाता है। और अगर कभी भी किसी को भी ब्लीडिंग हो रही है तो अपना ही एक आम धारणा है कि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको दबा लो उस एरिए को, पर दबाना नहीं चाहिए असूलन तो, क्योंकि दबाने से जो प्रेशर है वो आसपास का भी जो प्रेशर है वो भी उसको ब्लड निकलने में, फ्लो में हेल्प करता है, और ये नेगेटिव हेल्प है। तो इसलिए कभी भी उसे ज़ोर से नहीं दबाना चाहिए। जस्ट कपड़ा लिया, उसको थोड़ा सा ऊपर रख दिया, कभी भी ज़ोर से प्रेस ना करें, बिल्कुल लिटिल माइन्यूट सा प्रेस करना है। आप सब वैसे तो एक जानते ही होंगे कि अपनी बॉडी में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अब ब्लीडिंग अगर कान से या नाक से या हेड से आ रही है तो कभी भी मत रोकें। हेड से आ रही है, नाक से आ रही है तो हेड को ऊपर कर दीजिए, कान से आ रही है तो एक कपड़ा लीजिए और उस कपड़े को उनके शोल्डर पे, यहाँ पर मतलब थोड़ा हैवी कपड़ा हो, इतना साइज़ का कपड़ा यहाँ पर रखा और फिर यहाँ पर ऐसे गर्दन को झुका देना है, ताकि जो खराब जो ब्लड है वो निकल के बाकी वहीं पे स्टॉप, ऐसे होगा ना तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर कभी हेड पे सपोज चोट लगी है, खून आ रहा है, तो जैसे एक ट्रायंगल शेप का साफा बना लेना है, कपड़े को ट्रायंगल शेप बना के उसको ऐसे ऐसे जैसे हम फटका सा बांधते हैं, ऐसे बांध के फटका सा बांध देना है। उससे प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, एक साइमल्टेनियस प्रेशर रहेगा और ब्लीडिंग भी स्टॉप होने के चांसेस हैं। तो ये बात तो थी फर्स्ट एड की। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेज, सेफ्टी फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीजेज विद कोविड वायरस।
तो कोविड वायरस जैसा कि हमें पता ही आजकल काफ़ी चल रहा है। पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या हैं। सो communicable diseases refer to diseases that can be transmitted and make people ill. Means they are caused by infective agents, मतलब pathogens like virus, कोई bacteria that invade the body or release toxins to cause damage to normal body cells and their functions. मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़ वो हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट किया जा सकता है और दूसरे इंसान को बीमार बनाया जा सकता है उससे, जैसे कि कोरोना वायरस, जैसे कि वायरल फीवर, और भी कई डिजीज़ हैं। कोल्ड कॉमन कोल्ड हो जाता है हमें, तो खांसी या छींक से भी हमारे थ्रू किसी को भी लग सकती है, इसीलिए कहते हैं हमेशा कि हैंकी रखना चाहिए। Why schools are more vulnerable to outbreak of communicable diseases? Schools are gathering places where children learn and play. Some children may be too young to take proper personal care. As such, communicable diseases can easily spread through close person-to-person contact. जैसा कि अभी हमने बात की कि पर्सन टू पर्सन के कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। तो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैन बी चिल्ड्रन, स्टाफ एंड पेरेंट्स. पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट may lead to cross infection, that is, the transmission of infective agent from one person to another person. तो ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये जो पैथोजेंस हैं, ये बैक्टीरिया वायरसेस हैं, ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं? इनके भी कई ट्रांसमिशन के मोड्स हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट मोड है। तो कॉन्टैक्ट मोड मीन्स थ्रू डायरेक्ट बॉडी कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. एग्जाम्पल, प्लेइंग टुगेदर विद डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स contaminated by infective agents, जैसे शेयरिंग टॉल, कॉम्स या क्लोथ्स. अब यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो है जैसे हेड लाइस है, कंजक्टिवाइटिस है, मतलब आइज़ की प्रॉब्लम है, आइज़ का इन्फेक्शन है, या स्केबीज़ है, या चिकन पॉक्स है. फिर आते हैं सेकेंड मोड आता है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. द इन्फेक्टिव एजेंट्स फ्लोट इन द एयर फॉर सम टाइम एंड एंटर द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जैसे कि मीजल्स में है, पल्मोनरी टीबी में है, चिकन पॉक्स में है, मतलब जो बीमारियां हवा में फैलती हैं, हवा में जो बैक्टीरिया इन्फेक्टिव एजेंट जो हवा में होते हैं वो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करके. देन थर्ड इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. इनहेल और कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिक ड्यूरिंग स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग एंड स्पीकिंग, और थ्रू subsequent touching of mucous membrane of the mouth, nose and the eyes, etc. with hands contaminated with infected agents. मीन्स कभी खांसी करते हुए, छींक करते हुए, या थूकते हुए, या फिर बोलते हुए जो हमारे माउथ से लार्वा, पानी के लार के ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, अगर कोई भी इंसान उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, चाहे बाय टच करके या हमारे मुंह से गिर के डायरेक्ट, तो उससे भी ये प्रॉब्लम कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं. अब क्या क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं? लाइक इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कफ, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी हो सकता है. देन द अदर मोड इज़ फूड बॉर्न एंड वाटर बॉर्न.
मतलब थ्रू इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर और यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड ईटिंग यूटेंसिल्स। मतलब सिर्फ हमारे कंटेमिनेटेड खाने से या पानी से ही नहीं, अगर हम कंटेमिनेटेड बर्तन भी यूज़ कर रहे हैं उससे भी फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन, इन्फेक्टिव एजेंट का ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस है, फूड पॉइजनिंग है, कॉलरा है, डायसेंट्री है, हेपेटाइटिस ए है। तो फिर आगे नेक्स्ट आता है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर थ्रू वेक्टर्स यूजुअली इंसेक्ट्स द इन्फेक्टिव एजेंट्स पैरासाइट्स एंड ब्रीड इन द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट। वेक्टर्स का मीन्स कोई भी इंसेक्ट या फ्लाइज या इनके थ्रू भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे डेंगू फीवर होता है, मलेरिया होता है, मॉस्किटो बॉर्न, मतलब हम इसे मॉस्किटो बॉर्न भी कह सकते हैं, जो मक्खी मच्छरों द्वारा ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का। देन इट इज़ द लास्ट वन इज़ बॉडी ब्लड बॉडी या बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन। मतलब थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या टैटू करवाने से या कान छिदवाने से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ये, जैसे एड्स है तो ये चीज़ें, हेपेटाइटिस बी है तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती हैं। इसमें हर बीमारी के, हर कम्युनिकेबल डिजीज़ के अपने अपने सिम्टम्स हैं। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस का, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का आँखों में रेडनेस आना, खारिश आना या पानी निकलना बहुत ज़्यादा, या एबनॉर्मल स्क्रीशन होना, आँखों से जलन होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के। डेंगू फीवर के जैसे हमें पता है, हेडेक होना, फीवर होना, मसल्स पेन होना। तो इस टाइप से कई, हर डिज़ीज़ के अपने अपने सिम्टम्स हैं। न्यूमोनिया के बुखार होना, थकावट बहुत जल्दी होना, खांसी आना, बलगम आना, चाहे वो किसी भी कलर का हो, या बलगम के साथ में खून आना, या सांस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, डिज़निया होना, मतलब डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग भी कहते हैं हम इसे कॉमन लैंग्वेज में। अब स्केबीज़ में या चिकन पॉक्स में जैसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्केबीज़ में खारिश बहुत होती है, एक दूसरे से के टच से, कांटेक्ट से ये फैलने वाली प्रॉब्लम है। स्वेलिंग आ जाना हाथ पैर पे जहाँ पर भी इचिंग है या दाने हैं। तो कुछ ऐसे ये सिम्टम्स हैं। और भी कई बीमारियां हैं जैसे टीबी है, इन्फ्लुएंज़ा है, हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं कई। तो इसमें हमने देखा कि फैक्टर जो ट्रांसमिशन है ये या तो इन्फेक्टिव एजेंट से हो सकता है। इन्फेक्टिव एजेंट्स को कैसे हम कंट्रोल करेंगे? डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो, चाहे वो एक्सटर्नली हो, मतलब लाइक कोई डिसइंफेक्टेंट्स हम अपने घरों में, पोछे में, झाड़ू में, इन सब में यूज़ करते ही हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अगर अर्ली डिटेक्शन से कंट्रोल हो सकते हैं, या आइसोलेशन से कंट्रोल हो सकते हैं, या पेशेंट के ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो सकते हैं, या हम इनको बनने से रोक दें। मतलब इनकी जो ब्रीडिंग जो साइट्स हैं, हम उन ब्रीडिंग साइट्स को हटा दें सफाई से, या पानी इकट्ठा ना होने दें। ऐसे इन तरीक़ों से हम ये ब्रीडिंग साइट्स को हटा सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम कंट्रोल करके ये चीज़ को, कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस ऑफ गुड एनवायरमेंटल, पर्सनल एंड फूड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एडॉप्शन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स एप्रोप्रिएट टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। या फिर एक लास्ट है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करें, बिल्डिंग अप द पर्सनल इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब अच्छी डाइट रख के, अच्छा पर्सनल हाइजीन रख के,
अपना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रख के हम अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे ये और भी आसानी से रोकी जा सकती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़, ये इन्फेक्शंस। तब इनके लिए जनरल गाइडलाइंस क्या हैं? बिल्डिंग अप द बॉडी इम्यूनिटी बाय हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, नॉट स्मोकिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मोर ओवर गुड पर्सनल food and environmental hygiene should also be observed, or vaccination can provide extra protection. So there are some things, some measures to control it, like a personal hygiene में है। personal hygiene की हमने बात की, तो personal hygiene में हमारी बॉडी का टेक केयर है। मतलब since many communicable diseases are transmitted through contact or droplet, performing hand hygiene properly and maintaining respiratory hygiene are two prerequisites for the prevention of such diseases. School staff and doctors should not only observe their personal hygiene practices but also supervise and provide support for the children to develop the good practices. मतलब ये चीज़ हमें, मतलब जैसे हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना खाना खाने से पहले या शौच के बाद में, ये हैबिट्स, या अपनी पर्सनल हाइजीन एक प्रॉपरली टाइम लगा के 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लगा के हाथ धोना, ये चीज़ हम बच्चों को सिखाएं। डेली नहाना, ब्रश करना, ये चीज़ हम उनको सिखाएं। हैंड हाइजीन भी सिखाएं, तो थोड़ा सा बेटर वे से उनको हम बचा सकते हैं बीमारियों से। रेस्पिरेटरी हाइजीन हो गया, like staff should observe themselves and instruct the children to maintain respiratory hygiene practices in accordance to the following advice. Do not spit. Cover both the nose and the mouth with a handkerchief or tissue paper or the mask while coughing or sneezing. रैप अप स्पूटम, मतलब बलगम को रैप करें विद टिश्यू पेपर एंड डिस्कार्ड इट इनटू गार्बेज बिन्स, डस्टबिन्स में इनको डालें विद लिड्स और फ्लश देम अवे इन द टॉयलेट। वॉश हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर कॉन्टैक्टिंग रेस्पिरेटरी secretions और टचिंग ऑब्जेक्ट्स कंटेमिनेटेड विद रेस्पिरेटरी secretions। फूड हाइजीन रख के, लाइक प्रॉपरली एक फ्रेश फूड आइटम्स लेके, फ्रूट्स लेके, वेजिटेबल्स लेके। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैम। बहुत बढ़िया मैम। मेल आई थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं आपको 5-10 मिनट में कॉल करूँगा। एक्चुअली लेक्चर ही दे रहा था एक जगह पे ना, स्कूल में, अपना वही अर्ली चाइल्ड का ही। हाँ जी, अभी करता हूँ मैम आपको 10-15 मिनट। तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स परचेज करें। डू नॉट बाय फूड विच लुक्स या स्मेल या टेस्ट जिसका ख़राब हो, ऐसा फूड परचेज ना करें, या जिसको काफ़ी टाइम तक रखा हुआ हो गया हो मार्केट में। डू नॉट बाय एक्सेसिव फूड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज। अपनी स्टोरेज उतनी क्वांटिटी में रखें फूड की जितनी 1-2 दिन 4 दिन ख़राब ना हो, ज़्यादा मत लेकर आएँ। हमेशा जो खाना है वो फ्रेश बनाएं, हाथ धो के बनाएं, साबुन से अच्छे से हाथ धो के बनाएं, मास्क डाल के बनाएं तो बेटर है। और डिस्पोजेबल एप्रन यूज़ करें, कैप यूज़ करें। है जी, मस्ती बेटे।
cover wounds on hands with waterproof dressing to prevent passing infective agents. वॉश फूड थॉरोली, हमेशा खाना जब भी आप मार्केट से लेकर आए तो थोड़ी देर उनको पानी में डुबो के रखें ताकि वो चीज़ से के ऊपर से इन्फेक्शन कम हो सके. थोड़ा अपने आसपास के एनवायरनमेंट का हाइजीन को ध्यान रखें कि पानी कहीं जमा ना होने दें, कूड़ा कहीं जमा ना होने दें, प्रॉपरली उनको डिस्कार्ड करते रहें टाइम टू टाइम. अपने घरों का प्रॉपर वेंटिलेशन देखते रहें, लाइक वेंटिलेटेड रूम्स हों, इंडोर वेंटिलेटेड हों, ओपन विंडोज़ हों. And clean and disinfect the school premises includes classrooms, kitchens, canteens, toilets, bathrooms. Clean and disinfect frequently touched surfaces such as furniture, toys, and commonly shared items like keyboards हो गया, computers हो गए. Use absorbent disposable towards to wipe away obvious contaminants such as respiratory secretions, vomiting, excretes, etc. वेस्ट गार्बेज हमेशा ढके हुए हों, डस्टबिन हमेशा ढके हुए हों, उसके बाद में हाथ प्रॉपरली धोएं और वैक्सीनेशन प्रॉपरली करवाएं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियों से बचाने में हेल्प करती हैं. अब बात हम करते हैं थोड़ी सी कोविड की. कोविड क्या है? वैसे तो पता ही है हम सबको, हम 2 सालों से कोविड देख रहे हैं. तो कोविड एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो SARS-CoV-2 वायरस की वजह से होता है. सार्स क्या है? पहले तो सार्स की मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं. इट इज़ सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. कोविड वैसे पहले भी 2-3 बार आ चुका है. 2002 में आया था ये SARS-CoV नाम से, मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव नाम से, COV. ये 2002 से 2004 में आया था. इसके बाद में ये आया सितंबर 2012 में मर्स नाम से. मर्स मीन्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. इसको नाम दिया गया था मर्स कोव वायरस. जैसे ऊपर फर्स्ट वाले को सार्स कोव वायरस दिया था, इसको मर्स कोव वायरस दिया था. और जो थर्ड वायरस है जो अब चल रहा है SARS-CoV-2 वायरस, ये चाइना से इमर्ज हुआ था दिसंबर 19 में एंड वॉज डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल पैंडेमिक बाय WHO on 11th March 2020 because it spreaded over 114 countries. दैट इज़ वाई इसको पेंडेमिक का नाम दिया गया. पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक मीन्स मास या कॉमन या स्प्रेड या ऐसी प्रॉब्लम जो एक लार्ज रीजन ऑफ वर्ल्ड में स्प्रेड होती है, मतलब बहुत सारे एरिया को वर्ल्ड के कवर करती है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, H1N1 स्वाइन फ्लू. आपको याद हो स्वाइन फ्लू 2009 में आया था, 2009 में. तो इसने वर्ल्ड की 10 to 20% पॉपुलेशन को कवर किया था और 2 से 5 लाख लोगों की इसमें डेथ हुई थी. तो ऐसी बीमारियों को पेंडेमिक कहा जाता है, जैसे अब ये कोरोना वायरस चल रहा है. तो आम तौर पे जो ये कोरोना वायरस है ये अपने सिम्टम्स दिखाने में 4 से 5 दिन 6 दिन लगा देता है. मतलब हमारी बॉडी में जब वो भी एंटर होता है तो एंटर होने के 4 से 5 दिन वो लगा देता है अपने सिम्टम्स दिखाने में. और ये सिम्टम्स जो हैं ये 10 से 12 दिन से 14 दिन 14 डेज तक ये सिम्टम्स, ये इन्फेक्शन चल सकता है. वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी का, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है. अब इसमें कई सिम्टम्स आते हैं जैसे कि हमें पता है.
चिल्स है, ठंड लगना है, बुखार है, टेस्ट और स्मेल का चले जाना है, खांसी है, थकावट है, सिर दर्द है, सोर थ्रोट है, मतलब गले में दर्द होना है, गले में खिचखिच होना है, मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन होना है, बॉडी पेन है, नेज़ल कंजेशन है, नोज़िया है। नोज़िया मीन्स वॉमिटिंग आने का जी होता है पर आती नहीं है, अगर वॉमिटिंग आएगी उसे हम वॉमिटिंग कहेंगे। नोज़िया मीन्स जी घबराना। डायरिया है, कंजक्टिवाइटिस है, मतलब आइज़ में इरिटेशन होना, रेडनेस होना, खारिश होना, या आइज़ का इन्फेक्शन मतलब है। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्केबीज होना, रैशेज आना, बहुत जल्दी इचिंग होने लग जाना बॉडी में। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड के। और इनमें सीरियस प्रॉब्लम्स क्या हैं, सीरियस सिम्टम्स क्या हैं? डिज़निया होना, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होना, सांस का छोटा हो जाना, लॉस ऑफ स्पीच होना या लॉस ऑफ मोबिलिटी होना, बॉडी का स्टिफ रहना, चेस्ट पेन होने लग जाना। तो ये कुछ सीरियस सिम्टम्स हैं जो कोविड में आते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हम टेस्टिंग की बात करते हैं। चलिए, तो टेस्टिंग पहले तो सिविल हॉस्पिटल्स में ही होती थी, अब प्राइवेट्स में भी इस बार होने लग गई है। अब तो दो टाइप की होती हैं, एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, एक RT-PCR है। RT-PCR क्या होता है? रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट टेक्स 1 to 2 days टू सी द रिजल्ट। RT-PCR में 1 से 2 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में, पॉजिटिव या नेगेटिव आने में। और रैपिड एंटीजन में 10 to 15 मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है। रैपिड एंटीजन में सिंपल सा है, दोनों का सेम प्रोसीजर है कि हम नोज़ के रूट से या थ्रोट के यहाँ गले से रूट से यहाँ दो जगह से हम एक स्वैब होता है, वो स्वैब हम अंदर डालते हैं, तो जो स्क्रीशन होता है वो उसको साथ में लग के थोड़ा सा बाहर आता है। फिर एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में हम डालते हैं 5 to 7 मिनट्स उस सॉल्यूशन को शेक करते हैं या रख देते हैं ताकि वो जो स्क्रीशन है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाए। सो दैट आफ्टर दैट हम उसको एक, जैसे आपने कभी देखा हो मलेरिया कार्ड होता है या प्रेगनेंसी कार्ड होता है या टाइफाइड का एक वो प्लास्टिक सा स्ट्रिप आता है, उस पर स्क्रीशन डालते हैं तो फिर वो 2 लाइन्स आती हैं, तो पॉजिटिव है, सिंगल है तो नेगेटिव है। तो वही चीज़ इसमें भी होता है जो रैपिड एंटीजन की बात कर रहे हैं हम, कि इसमें वो सॉल्यूशन को हम उस पे जो स्क्रीशन मिक्स हुआ सॉल्यूशन है वो हम उसमें डालेंगे, तो 4 to 5 मिनट्स में वो जैसे फैलता जाएगा वैसे अपना रिजल्ट देता जाएगा। तो वैसे रैपिड एंटीजन पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के लिए नहीं है, ये बॉडी में अगर आपके कोई भी वायरस है तो ये दिखाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का, सिर्फ कोविड नहीं, कोई भी वायरस है या नहीं है। जो RT-PCR है वो पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के लिए, ये पर्टिकुलरली कोरोना वायरस के लिए जो 1 से 2 दिन में रिपोर्ट आती है वो पर्टिकुलरली इसके लिए। ये फैलता कैसे है, कैसे स्प्रेड होता है? वही सेम चीज़, पर्सन टू पर्सन, बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, या एयरबॉर्न या वेक्टरबॉर्न, वाटरबॉर्न, कंटेमिनेटेड फूड से अगर हमने किसी उसका हो तो उससे भी हो सकता है, कांटेक्ट से भी हो सकता है। पर कांटेक्ट से ये है कि थोड़े से चांसेस इसमें कम होते हैं, तो इसीलिए जो केयर गिवर होता है ना, उसकी भी हमें सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें, केयर गिवर की भी सेफ्टी का ध्यान रखें। मतलब जैसे हम भी प्रॉपरली मास्क डालें और केयर गिवर जो है उसको भी, वो भी N95 मास्क डाल के आए अगर किसी पॉजिटिव पेशेंट के उसमें आ रहे हैं तो, या फिर हैंड हाइजीन का अपना ध्यान रखें, प्रॉपरली वो डाल के आए अपना।
ग्लव्स वगैरह डाल के आए प्रॉपरली। अगर उनके कोई कपड़े धोने हैं या कोई भी उनके रूम की सफाई है या कुछ भी है तो उसमें प्रॉपरली अपने फेस का मास्क डाल के रखें, हैंड का अपना ग्लव्स डाल के रखें, ताकि उनके किसी भी सामान को अगर हम टच करते हैं तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होने का या कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में केयर गिवर को नहीं आना चाहिए किसी भी बॉडी फ्लूइड के। तो अपने आप को बचा के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, जो 6 फीट अवे होनी चाहिए। सैनिटाइज़ प्रॉपरली करें, हैंड को सैनिटाइज़ प्रॉपरली करते रहें टाइम टू टाइम। चाहे अगर आप घर पे हैं तो सोप से हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र का कम यूज़ करें। सैनिटाइज़र इज़ यूज्ड नॉर्मली फॉर द आउट गोइंग पर्सनस, मतलब जो बाहर रह रहे हैं या उनके लिए सैनिटाइज़र अच्छा है, क्योंकि एट ए टाइम वो साबुन या सोप या वाटर हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर नहीं ढूंढ सकते, इसलिए सैनिटाइज़र्स उन लोगों के लिए कम अच्छे हैं। जो घर पे हैं वो चाहें तो सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर हैंड वॉश प्रॉपरली करें तो वो द बेस्ट है। 6 फीट की दूरी रखें और प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर मैनेजमेंट लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि हम देखते ही हैं कि ये इन चीज़ों के थ्रू हम बच सकते हैं एक दूसरे से। और जैसे कोविड की इस चीज़ को ना क्या है, मेन जो चीज़ है, लोग इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि हमें कोरोना वायरस हो गया, कोविड हो गया, बट हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है। सबको यही चीज़ बतानी है कि पैनिक मत हो, हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है। जितना भी हम अपना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना, इस चीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट का। जितना भी हम साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम को ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे ना, उतना हमारी बॉडी ज़्यादा डिटीरियोरेट होगी, ज़्यादा हमारी डाउन होती जाएगी, हम ज़्यादा बीमार होते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपके घर में किसी को कोविड है तो उसको थोड़ा सा आप कंसोल करें कि कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कफ कोल्ड इन्फ्लुएंजा टाइप सिम्टम्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे मेडिसिन से। जितना हम उससे डरेंगे उतना वो हमारी बॉडी को ख़राब करेगी। तो इसलिए हमें डरना नहीं है, प्रॉपर अपने मेजर्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर अपना डाइट रखना है, मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कहीं पर जाना है तो मास्क डाल के रखना है, किसी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना, चाहे वो स्ट्रेंजर हो, चाहे वो पर्सनल कोई फैमिली मेम्बर हो। तो जितना हम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतना ही प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। पानी, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है डाइट के साथ में कि फ्लूइड्स अच्छे से लें, मतलब देयर शुड बी अ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, लाइक पानी, मिल्क, जूसेस, ये अच्छे से लें, प्रॉपर क्वांटिटी में लें। पानी की क्वांटिटी एक इंसान को पूरे दिन में मिनिमम 10 to 12 ग्लासेस पीने चाहिए। सर्दियां हैं, हम लोग नहीं पीते, पर गर्म करके रखें बॉटल को, और टाइम टू टाइम दिन में अगर हम 8-10 गिलास भी पी लेते हैं ना, तो काफ़ी हद तक हमारी बॉडी की ड्राइनेस जो है वो दूर हो जाती है और काफ़ी हद तक हमारी बॉडी प्रॉब्लम्स से में कम जाती है। तो ये कुछ बातें थी। अगर कोई आप में से कोई फ्रेंड्स कुछ पूछना चाहें, कुछ साथी कुछ क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ पूछिए। बस जो मैंने आपको थोड़ी सी मेन बातें बताई हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना आप स्ट्रेस इस चीज़ का ज़्यादा लेंगे उतना आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो रिलैक्स रहें, काम रहें, माइंड को अपना डाइवर्ट करते रहें अगर कभी स्ट्रेस आता भी है तो।
तो इजीली रिकवर हो जाएंगे। कोई साथी कुछ पूछना चाहें, कोई बात रखना चाहें अपनी, तो प्लीज़। साथियों, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें फर्स्ट एड के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज और कोविड-19 के बारे रिगार्डिंग हमें क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने चाहिए उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। और अभी किसी साथी का इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो वो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या कोई साथी इसमें और अपनी बात ऐड करना चाहता है जिससे हम इसमें कोई नई बात जोड़ सकें, या इसके रिगार्डिंग हम अपने जो स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी है उसको कैसे इस मामले में इंश्योर करें, तो कोई अगर बात रखना चाहे तो आपके लिए अभी समय है। और एक मैं साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया आप अपनी वीडियो को अनम्यूट रखें। भोला सिंह जी जो GGMS बड़ागुड़ा से हैं, कृपया आप अपनी वीडियो को म्यूट कर लें। और भी कोई साथी है तो प्लीज़ लेक्चर के दौरान आप अपनी वीडियो को म्यूट रखें। इसके अलावा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें जो हमारे जिला रेड क्रॉस के हैं रजिंदर जी, उन्होंने भी फर्स्ट एड पे एक प्रैक्टिकली उन्होंने लेक्चर दिया था, तो उसकी वीडियो भी हमारे पास है। तो उसका लिंक इस ट्रेनिंग के बाद आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर और इससे हेल्प ले सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टेट के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और कोविड-19 के बारे में उसका लेक्चर भी है, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा इसके संबंध में जो भी हमारे पास रिटन मटीरियल है या पीपीटी है, वो भी आपके साथ आज के बाद हम शेयर करेंगे, तो आप करके और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। और साथियों, हमारा सभी का एम यही रहना चाहिए कि कैसे हम अपने विद्यालय के बच्चों को आज के इस महामारी के दौर में एक सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर मिश्रा जी CHC बड़ागुड़ा से हमारे साथ थे। तो डॉक्टर साहब समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी अपने पे शेयर कर दूंगा। आपकी कोई और बात की कोई क्वेरी हो, या आपको डॉक्टर साहब से इसके बारे स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हेल्थ से कोई बच्चे का कोई इशू हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आप डॉक्टर साहब से कभी भी 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं। और हमेशा डॉक्टर साहब से जब भी हम बात करते हैं तो डॉक्टर साहब बात सुनने के लिए और कोई भी हेल्थ इशू है उसका निवारण करने के लिए क्या रहते हैं। तो किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो कृपया वो अनम्यूट करके अपनी बात रखना चाहिए, या कोई उनकी क्वेरी हो तो वो रख सकते हैं।
तो चलिए हम आगे की अपनी जो ट्रेनिंग का अगला सेशन है उसको शुरू करते हैं। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू करता हूँ। डॉक्टर साहब ने हमारे लिए समय निकाला और हमारे साथ फर्स्ट एड होम नर्सिंग ट्रेनिंग जो है जो स्कूल्स में कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसके रिगार्डिंग और कम्युनिकेबल डिजीज है या जो आज का महामारी का दौर है कोविड-19 है इसके बारे में बात रखी। तो इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस महामारी के दौर में जो बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं आते और उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होती है और इसी के चलते जो है वो